स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं आज हमारी इकोनॉमिक्स पेपर के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम सारी चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमारा जो पेपर पैटर्न है वो कैसा होगा, कौन से चैप्टर के कितने वेटेज ऑफ मार्क्स है। साथ ही साथ हम कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में भी बात करेंगे और उसके साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको सारी इम्पोर्टेंट अपडेट्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड आप तक मिलती रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये जो पेपर है ना वो हमारे लास्ट ईयर का पेपर है। ओके, लास्ट ईयर हमारा जो पेपर आया था, तो अगर आप लोग 2023 और 2022 ऐसे पास्ट पेपर्स को अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि कौन से क्वेश्चंस किस किस चैप्टर में से आते हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि चीज़ें क्या होती है, रिपीट हो जाती है ना। रिपीट होने की वजह से हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे और किस किस चैप्टर में से आए थे। तो हमें एक आइडिया मिलेगा कि आपको कौन से चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है किस क्वेश्चन के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, उसमें आप देख सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है पहला, फिर है मनी मार्केट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश, फिर मनी मार्केट फेजेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स ड्यू टू डैश। उसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन द टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज डैश। Public expenditure of any government shows dash. The relationship between income and demand for inferior goods is dash. ठीक है, तो इसमें से भी आपको पता चल गया होगा कि आप लोगों का जो पहला जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो क्या आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, तो ये कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। ओके, ये हम आगे जाके पेपर पैटर्न में भी डिस्कस करने वाले। पहले हम ये पास्ट पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड दी ऑड मैन आउट। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल कॉस्ट। क्वान्टिटेटिव टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, फॉरेन एक्सचेंज रेट और वेरिएबल रिजर्व रेशियो, फिर स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद है नॉन टैक्स रिवेन्यू, फिर टाइप्स ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चंस थे ना, ओके, आपको ये पता चल रहे होंगे कि मोस्टली जो चैप्टर्स इसमें रिपीट होते हैं वो चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, 3A। ठीक है, 3A। उसके बाद हमारा जो 9th चैप्टर है वो, फिर नेशनल इनकम भी है इसमें, नेशनल इनकम नहीं। तो ये सारे जो चैप्टर्स है ना वो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, जो अगर आप चाहो, ठीक है, अगर मैं एग्जैक्टली इस एग्ज़ाम के बारे में बात करूँ तो इस एग्ज़ाम में अगर आप चाहो तो आप जो आपका लास्ट चैप्टर है दैट इज़ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, उसको आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी उसका जो वेटेज होता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो जस्ट 4 मार्क्स का होता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको स्किप भी कर सकते हो। ओके, और आगे की चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम ये पेपर को डिस्कस कर लेते हैं, मतलब कैसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं जिससे कि आप लोगों को फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए ईजी पड़ जाए। पहला है सी, गिव इकोनॉमिक टर्म, द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। ठीक है, तो ये जो है वो गिव इकोनॉमिक टर्म, आपको सिर्फ इकोनॉमिक टर्म बताना है। इसे 5 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हुए। ओके, उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग। पहला है असर्शन, फिर रीजनिंग। असर्शन और रीजनिंग आई होप आप लोगों को पता होगा कि सॉल्व कैसे करते हैं। पहले हमें ये असर्शन और रीजनिंग 2 स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, हमें दोनों को ये बताना होता है कि दोनों ट्रू है या फॉल्स है और कौन सा किसका एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि अगर असर्शन में दिया हुआ है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और सेकेंड वाला जो है रीजनिंग,
द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर सो लार्ज दैट वन पर्सन कैनॉट इन्फ्लुएंस द प्राइजेस। ठीक है, तो बोथ दी स्टेटमेंट आर ट्रू एंड ए इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। आना चाहिए था, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, मतलब ये एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों भी सेम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इसीलिए तो फिर हम ऐसे करके आप लोगों को पूरे के पूरे 5 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। इसमें आप लोगों को एनी 3 सॉल्व करना है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनी 3 सॉल्व करना है। अभी हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर आपको इसमें कितने पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कि आइडेंटिफाई जो होता है वो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होता है, तो आप लोगों को क्या करना है, 1 मार्क्स जो होता है वो आपके आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, और जब आप 1 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट अच्छे से 5 to 6 लाइन के अगर आप लिखोगे तो आपको आराम से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं लिखना है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तो वो एक्सप्लेनेशन आपको क्या लिखना है, 2 पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन लिखना है। ओके, हमेशा एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखो, बिकॉज अगर आपका कोई भी पॉइंट रॉन्ग जाएगा तो यू विल स्कोर गुड मार्क्स। ओके, मतलब जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है ना उससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 3, यहाँ पे 5 दिए हुए, कोई भी 3 लिखना है। एक जो है 2 मार्क्स का है, तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि आपका जो डिस्टिंग्विश रहता है ना वो एक जो 2 मार्क्स का रहता है, तो आपको सिर्फ 2 मार्क्स नहीं 2 पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, आपको एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स लिखने हैं। 4 पॉइंट्स तो लिखने ही, बिकॉज कैसा होता है अगर आप 2 पॉइंट्स लिखोगे तो दैट विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर योर चेकिंग पेपर्स। ठीक है, वो अगर कुछ भी रॉन्ग होता है तो अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे तो आप लोगों को उस एक्स्ट्रा पॉइंट्स के भी मार्क्स मिलने वाले रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम आंसर दी फॉलोइंग एनी 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा वो आंसर दी फॉलोइंग रहेगा, 5 में से एनी 3 आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ओके, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, तो अब 4 मार्क्स के लिए आपको पॉइंट्स कितने लिखने हैं। आप जब ये आंसर चालू करोगे तो आपको मीनिंग या डेफिनेशन से उस आंसर को स्टार्ट करना है और 6 to 7 पॉइंट्स उसमें लिखने हैं। 6 तो लिखने ही है, अगर आपको ज़्यादा आते तो आप 7 पॉइंट्स भी उसमें लिख सकते हो। ओके, तो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद एक्सप्लेन द रेशियो और परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर है एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, और फिर है एक्सप्लेन एनी 4 प्रॉब्लम्स फेस बाय द मनी मार्केट इन इंडिया, और उसके बाद है एक्सप्लेन एनी 4 एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ऐसे करके आपके क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली इसी चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं। जैसे इंडेक्स नंबर जो चैप्टर है उसको आपको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को इंडेक्स नंबर को स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। स्टेट विथ रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, पहला जो क्वेश्चन है दैट इज देर आर नो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। उसके बाद है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। फिर इंडेक्स नंबर आर वेरी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। फिर 4th जो है दे आर नो थियोरिटिकल डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। उसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये जो था वो आपका स्टेट विथ रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट है। तो इसको आपको कैसे लिखना है, ये होता है एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे 1 मार्क्स विल बी फॉर योर एग्री और डिसएग्री, देन द other 3 marks you have to write at least 6 points in that. Okay, 6 points तो आपको लिखने ही लिखने हैं, बिकॉज अगर आप कम पॉइंट्स लिखोगे तो आपके मार्क्स क्या हो सकते हैं, डिडक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से प्रेजेंट करके 6 पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
Study the following table, figure passage and answer the questions given below. Observe the following table and answer the question. एनी टू, यहाँ पे आपको 3 दिया होगा क्वेश्चंस, आपको क्या करने हैं, एनी 2 सॉल्व करने हैं. ओके, ऑब्जर्व द टेबल. जैसे आप यहाँ पे दे सकते हो, आपको ब्लैंक्स को फिल करना होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है. अगर आप लोगों को 4 मार्क्स के लिए 1-2 मार्क्स और बाकी उसके पे बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं वो 2, 1 और 1. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस दिए रहते हैं. ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी रहते हैं. पैसेज में भी आ सकता है, डायग्राम के थ्रू भी आ सकता है, या टेबल के थ्रू भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. आपको तीनों के लिए प्रिपेयर रहना है. सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. अगर नंबर न्यूमेरिकल डेटाज इधर उधर हुए, वी बट कॉन्सेप्ट विल बी दी सेम, तो आपको रेडी रहना है उसके लिए भी. तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से कोई भी 2 आप लोगों को सॉल्व करना है. और अब लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. एनी 2, 16 मार्क्स के लिए 8 मार्क्स ईच. ये क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, आपको एकदम अच्छे से लिखना है और छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, आपको ट्राई करो, पहले ही लिख लो इसको, ताकि ये क्वेश्चन ना छूटे. बिकॉज मैनी टाइम इज़ हैपन कि हम क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन लास्ट के लिए रखते हैं और देन ये छूट जाते हैं. तो इसलिए व्हाट यू हैव टू डू इज़, इसको आपको पहले ही लिख लेना है. ओके, और प्रेजेंटेशन मस्ट बी वेरी नाइस, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते. जैसे कि अब ये क्वेश्चन है 8 मार्क्स के लिए, तो आपको 8 पॉइंट्स तो लिखने ही है along with the meaning and definition in the starting of the answer. जब आप आंसर को स्टार्ट करोगे तो वो टाइम पे आपको क्या करना है, मीनिंग या डेफिनेशन से ही आंसर को स्टार्ट करना है. कोई भी ऐसे नाम नहीं लिखने हैं इकोनॉमिस्ट के जो आपको पता ना हो. ओके, अदरवाइज दैट विल हाईलाइट योर आंसर और फिर आपका पूरा इंप्रेशन ख़राब होगा. तो इसीलिए अगर आपको याद है इकोनॉमिस्ट का नाम तो ही लिखो, अदरवाइज सिंपल मीनिंग लिखो एंड लिव इट. अगर आपको सब कुछ परफेक्टली याद है तो यू मस्ट अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन दैट. लाइक कोई इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, या फिर वी कैन डिटरमाइन द प्राइस बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ऐसे जो चीज़ें होती हैं ना, वो आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो. तो उससे क्या होगा, आपके पेपर का प्रेजेंटेशन इंक्रीज हो. अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे पेपर पैटर्न को. ओके, क्वेश्चन पेपर पैटर्न. क्वेश्चन नंबर 1 विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन एनी 4 विल बी आस्क्ड. तो ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है कि ये 4 ही आने वाले हैं, आपको कोई भी 4 पूछे जा सकते. यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 क्वेश्चन में से कोई भी 4 आप लोगों को पूछे जा सकते हैं. ईच विल बी फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 5 मार्क्स. तो आपके ऑब्जेक्टिव्स जो रहेंगे वो 20 मार्क्स के रहेंगे. फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो रहेगा वो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट है. ओके, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट रहेगा. उसमें भी एनी 3 आउट ऑफ 5. फिर भी डिस्टिंग्विश बिटवीन यहाँ पे भी आपको क्या रहेंगे, नहीं 3 आउट ऑफ 5, दैट विल बी ईच विल बी फॉर 2 मार्क्स 6 मार्क्स. फिर क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये भी आपके ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए रहेंगे. एनी 3 आउट ऑफ 5, 12 मार्क्स के लिए टोटल. फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है, स्टेट विथ रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो ये जो रहेगा आपका एनी 3 आउट ऑफ 5 आएगा, जो कि आपके 12 मार्क्स के लिए रहने वाले. फिर स्टडी दी फॉलोइंग फिगर पैसेज एंड आंसर दी फॉलोइंग गिवन क्वेश्चंस बिलो. आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3 होगा, ईच विल बी फॉर 4 मार्क्स. फिर लास्ट क्वेश्चन जो है, आंसर इन डिटेल, दैट विल बी फॉर 8 मार्क्स ईच, मतलब 16 मार्क्स का आएगा. 2 क्वेश्चन आने वाले. ओके, एनी 3 आउट ऑफ 2. तो ये था स्टूडेंट्स आप लोगों का पेपर पैटर्न. ओके, इतने सारे गाइडेंस देने के बाद आई होप आप लोगों के पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे जाएंगे. तो अब हम थोड़ा सा वेटेज ऑफ दी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स को भी डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे पहला चैप्टर जो है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स,
वो 7 मार्क्स का वेटेज है उसका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी में अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कौन से चैप्टर को स्किप कर सकते हो, ओके, अपने एग्ज़ाम के लिए। आई नो एवरीथिंग, ओके। सेकेंड चैप्टर जो है यूटिलिटी एनालिसिस, वो आपके 7 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। उसके बाद 3A डिमांड एनालिसिस और 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विच यू हैव टू डू। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। फिर चैप्टर नंबर 4 जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ फीचर्स और सिग्निफिकेंस ही पढ़ो, उससे ज़्यादा पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। फिर 4 की बात करूँ, सप्लाई एनालिसिस, तो उस चैप्टर में से आपको सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ सप्लाई को ही पढ़ना है, अदरवाइज़ आप उस चैप्टर को भी स्किप कर सकते हो, ओके। ऑब्जेक्टिव सिर्फ देख लो एक बार, बाकी आप उस चैप्टर को स्किप कर सकते हो, चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस को। फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, वो भी 7 मार्क्स के लिए है, तो उसमें कुछ फीचर्स ऑफ मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक, ये याद रखना है आपको सबका, ठीक है, ये चैप्टर में से। फिर 6 चैप्टर इंडेक्स नंबर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो आपको पूरा करना है अच्छे से। नेशनल इनकम जो है उसमें से भी कुछ सिलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो ही आपको करने हैं, अदरवाइज़ आप उस चैप्टर को भी स्किप कर सकते हो फॉर दिस एग्ज़ाम, ठीक है। और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि नेशनल इनकम में आप ये सब बता सकते हो कि हाउ कैन यू मेजर द नेशनल इनकम, ओके। तो ये सब मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें आप देख सकते हो जाके कि इस चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट वीडियो में, तो आपको उधर से पता चल जाएगा। तो आप उतने ही क्वेश्चन कीजिए, उससे ज़्यादा इस चैप्टर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मत कीजिए। फिर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया की बात कर लेते हैं, इस चैप्टर को भी आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनी मार्केट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट चैप्टर यू कैन स्किप बिकॉज इट इज़ ओनली फॉर 4 मार्क्स एंड फॉर दिस एग्जाम यू कैन स्किप दिस चैप्टर। तो आई होप आप लोगों को समझ गया होगा कि आप लोगों को कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करने। तो दैट विल बी चैप्टर नंबर 3A, 3B, 5 पे भी कर सकते, 6 पे तो करना ही है, 8 पे भी करना है और 9 पे भी करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर द HSC एग्ज़ाम। तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को जैसे पहले अभी बताया वैसे ही अभी फिर से एक बार बता देती हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर HSC या 12th का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो कौन सा है, चैप्टर नंबर 3A और 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही चैप्टर्स को करना है, आपको करना है सब, बट ये चैप्टर्स विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3A, 3B, चैप्टर नंबर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके स्टूडेंट्स, वो भी आप लोगों को करना है, बट ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हो गए हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कीजिएगा, सबको देख लीजिएगा एक बार, बिकॉज अभी जो टाइम गैप है वो ज़्यादा है, आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो ये चीज़ें बताई गई है उस पर काम कीजिए, और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर्स होंगे, सैम्पल पेपर्स होंगे, तो उसको भी सॉल्व कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कीजिए सारे क्वेश्चंस। उसके बाद देखिए कि आप मतलब आप किस लेवल पे हो, तो आप लोग ये सारी चीज़ें इसके थ्रू देख सकते हो। तो ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि आपको कितने कितने पॉइंट्स लिखने हैं, किस किस आंसर में आप लोगों को कितने कितने पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कि 3A, 3B जो चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद यूटिलिटी एनालिसिस, इसमें कि आप लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ DMU ये सब भी पढ़ सकते हो। अगर एग्ज़ाम में लॉ पूछे जाएंगे आप लोगों से तो उसके प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से ही आपको लॉ को लिखना है, कैसे भी करके कुछ भी नहीं लिख के आना है पेपर में, जैसे पूछेंगे वैसे ही लिखना है। अगर आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड पूछ रहे हैं तो बहुत बार ऐसे मेंशन किया जाता है कि आपको उसके अंदर क्या क्या लिखना है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, इंट्रोडक्शन लिखना है, शेड्यूल डायग्राम बनाना है, ठीक है, एग्जेम्पशंस लिखने, एक्सेप्शंस लिखने, तो वो मेंशन करते, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। जितना पूछा गया उतना ही लिखो, आंसर को, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो, ठीक है, क्योंकि उस जितना बोला गया उससे ज़्यादा लिख के भी कुछ मतलब होने वाला नहीं है।
ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।